गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो आज हमारे अंदर क्या आज की जो अपनी अगली क्लास है 11वीं क्लास की बीएसटी सब्जेक्ट की अपना चैप्टर चल रहा था व्यवसाय के स्वरूप। इसमें अपन ने चार जो स्वरूप हैं उनका अध्ययन कर लिया था। एकल व्यापार हो गया था, साझेदारी हो गया, सहयोग हिंदू परिवार व्यवसाय हो गया और सहकारी जो समितियां हैं वो हो गया। उसका अगला टॉपिक है संयुक्त पूंजी कंपनी, यानी ऐसा व्यवसाय या ऐसा व्यवसायिक स्वरूप जिसमें कई व्यक्ति एक साथ मिलकर आपस में पूंजी लगाकर एक ऐसे व्यापार की स्थापना करते हैं जो लंबे समय तक चलता रहे, जो बड़े पैमाने में किया जाए और लंबे समय तक उसमें अपने को लाभ प्राप्त होते रहे। एक से ज्यादा व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। कई तो इस प्रकार के जिसमें कितने भी व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और साथ में पूंजी लगाते हैं और लाभों को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे व्यवसाय को क्या कहते हैं? संयुक्त पूंजी कंपनी व्यवसाय कहा जाता है। कंपनी के रूप में क्या कहते हैं? अपने व्यापार का संचालन करते हैं। अकेले रूप से ये क्या नहीं करते? अपने व्यापार का संचालन किसी भी बाकी स्वरूप में नहीं करते। किस स्वरूप में करते हैं? कंपनी फॉर्मेट में अपने व्यापार का ये संचालन करते हैं। अब देखो इसकी अपन एक सिंपल सी परिभाषा लिखें तो अपन लिख सकते हैं कि कंपनी ये अपन इसकी परिभाषा के रूप में समझ सकते हैं कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित प्रतिनिधि व्यक्ति होती है जिसकी अपनी सार्वभौमिक होती है तथा जिसे एडिशन उत्तराधिकार प्राप्त होता है और इसका अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। अब इसमें नए नए शब्द आए हैं, उन शब्दों को अपन एक बार समझते हैं। तो उसको समझने के बाद तो कंपनी वास्तव में है क्या या क्या इसकी परिभाषा होती है तो ये अपन आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कंपनी क्या होती है? विधान द्वारा इसका क्या कहता है? निर्माण किया जाता है और विधान से आशय है कानून से। इसका निर्माण किसके तहत किया जाता है? किसी भी कानून के तहत किया जाता है। और इस पर जैसे पीछे पढ़ा था साझेदारी अधिनियम, सहकारिता अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम, उसी तरह इस पर कौन सा अधिनियम होता है? भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 इस पर लागू होता है। और अब इसमें संशोधन करके इसे क्या कर दिया गया? भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसको परिवर्तित कर दिया गया है कि जो एक कंपनी है इस पर भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 और संशोधित 2013 के नियम लागू होते हैं। यदि अपने को कोई कंपनी स्थापित करनी है या उसका निर्माण करना है तो अपने को इस कानून के तहत इसका क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के अपन
कंपनी का क्या नहीं कर सकते, निर्माण नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, ये क्या मानी जाती है, कृत्रिम व्यक्ति मानी जाती है। कृत्रिम व्यक्ति कैसे, क्योंकि अपन इसके नाम से क्या कर सकते हैं, संपत्तियां खरीद सकते हैं, संपत्तियां बेच सकते हैं, किसी दूसरे पक्षकार या किसी तीसरी पार्टी के मध्य इसके साथ क्या किया जा सकता है, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, न्यायालय में इसके विरुद्ध केस किया जा सकता है, न्यायालय ये किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में केस कर सकती है। तो जिस तरह से एक व्यक्ति अपने सामान्य जीवन में जो भी क्रय विक्रय या कानूनी औपचारिकताएं होती हैं उनको पूरा करता है, उसी तरह ये भी क्या करती है, एक व्यक्ति की भारतीय पुलिस को क्या मानते हैं, इसका अस्तित्व माना जाता है। जैसे अपन संपत्ति खरीदते हैं बेचते हैं, ये भी खरीदती है और बेचती है, इस पर मुकदमा कर सकते हैं या कि ये किसी पे मुकदमा कर सकती है। उसी तरह जिस तरह एक सामान्य आदमी मुकदमा दायर कर सकता है। तीसरी है इसकी सार्वभौमिकता। अब देखो सार्वभौमिकता क्या होती है, सार्वभौमिकता समझने पहले से अपनी आदत है कि ये क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है, अपने नाम से संपत्ति खरीदेगी या अपने नाम से कोई अनुबंध करेगी तो साइन किसको करने पड़ते हैं, उस व्यक्ति को करने पड़ते हैं जिसने वस्तु खरीदी है या जो पेश कर रहा है। तो यहाँ केस कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है, और मान लीजिए कंपनी का नाम क्या है, A to Z कंपनी कर रही है, तो साइन भी कौन करेगा, A to Z जो कंपनी है वो साइन करेगी। अब ये कोई वास्तविक मानव तो है नहीं कि अपने साइन कर दिए, ये क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है, तो ये क्या करेगी, अपनी सार्वभौमिकता, और सार्वभौमिकता को अपन सामान्य भाषा से क्या कहते हैं, मोहर, जो ठप्पा लगाती है अपना मोहर के रूप में, और उस मोहर को क्या कहता है, सार्वभौमिकता कहा जाता है। उसी से उसकी क्या होती है, पहचान होती है। जब तक वो मोहर उस पर नहीं लगेगी अपन उसे क्या नहीं मानेंगे, वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे। जैसे अपन अपनी मार्कशीट लेके आए तो जब तक उस पर स्कूल की मोहर नहीं लगेगी, क्योंकि स्कूल भी क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है, तो जब तक उस पर स्कूल की मोहर नहीं लगेगी तब तक वो क्या नहीं माना जाएगा, एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। अतः अपन कह सकते हैं कि इनको क्या करना होता है, अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट पे क्या करने पड़ते हैं, अपने हस्ताक्षर इनको करने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक ये हस्ताक्षर नहीं करेंगे वो डॉक्यूमेंट उनसे संबंधित नहीं माना जाएगा। उसका चौथा है एविक्शन उत्तराधिकार। अब देखो एविक्शन उत्तराधिकार क्या होता है कि एक कंपनी है और उसका जीवन काल 20 साल, 50 साल, 100 साल, या कई कंपनियां तो अपन ऐसी मानते हैं या ऐसी होती हैं जो 100 साल 150 साल से लगातार चलती आ रही हैं। अब वहाँ अधिकार किसके पास है, क्योंकि तो एक व्यक्ति तो इतने लंबे जीवन काल तक कंपनी में किसी भी पद पर रह नहीं सकता, कार्य कर नहीं सकता, है ना। तो बात आती है अधिकारों की कि अधिकार किसके पास रहने चाहिए। तो कंपनी में जो भी व्यक्ति पद पर आसीन है अधिकार उसी के पास स्वतः ही हस्तांतरित हो जाते हैं। अब जैसे मान लो मैनेजर है ना, उसने कब तक अधिकार, 2010 तक मैनेजर के पद पर रहा, अधिकार उसके पास आएंगे। उसके अंदर 2011 में नया अधिकारी आ गया तो स्वतः ही यहाँ वाले अधिकार किसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे, इस व्यक्ति के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी सीधी सी कहने की बात यह है कि जो भी व्यक्ति पद पर आसीन रहता है अधिकार उसी के पास सीमित रहते हैं, यानी वही अधिकारों का क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। अन्य कोई व्यक्ति इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता। जो भी व्यक्ति कंपनी में काम करने के लिए किसी पद पर आता है या अधिकारी वर्ग में शामिल होता है वो अधिकार अपने साथ नहीं लेके आता। अधिकार उसे कहाँ से मिलते हैं, कंपनी से उसे अधिकारों की प्राप्ति होती है, और जब वो कंपनी छोड़ के जाता है तो अधिकार अपने साथ
नहीं ले जाता है, यानी वो अधिकार उसे वहीं छोड़ के जाने पड़ते हैं। उसके बाद जो भी व्यक्ति आएगा उसे वो अधिकार उत्तराधिकार में प्राप्त होंगे। यानी जैसे अपन इसको अपने घर से समझ सकते हैं कि घर में जो भी संपत्ति है वो अपने को उत्तराधिकार में प्राप्त होती है, यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वो संपत्ति अपने साथ नहीं लेके जा सकता, और जो व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है वो अपनी संपत्ति लेके नहीं पैदा होता, वो संपत्ति उसको विरासत में उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है। उसके बाद में अगला है इसका अस्तित्व, और वो भी क्या होता है, इसके सदस्यों से अलग होता है। यानी कंपनी ही एक ऐसा अपन कह सकते हैं कि व्यावसायिक स्वरूप है जिसमें उसका अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है। यानी दोनों का अस्तित्व एक साथ उसमें नहीं होता, दोनों का अलग अलग अस्तित्व माना जाता है। और ये अलग अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि कंपनी क्या होती है, एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में अपन इसको मानते हैं। जब व्यक्ति है तो दो व्यक्तियों के जो अस्तित्व हैं वो क्या नहीं हो सकते, एक समान नहीं हो सकते। यानी दोनों के अस्तित्व क्या होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग आकांक्षाएं होंगी, अलग अलग अपेक्षाएं होंगी, अलग अलग कार्य सिद्धांत, तकनीकें, कार्य की प्रवृत्ति, मनोदशा सब क्या होती हैं, अलग अलग होती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो कंपनी है उसका अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है। अब मान लो कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे, तो जब तक वो कंपनी में काम कर रहा है तो कंपनी से जुड़े हुए यदि कोई उससे गलती होती है तो उसके लिए कंपनी क्या मानी जाती है, जिम्मेदार मानी जाती है। मान लो उसने गबन कर लिया तो सजा किसे होगी, कंपनी को या उस व्यक्ति को। तो अपन कह सकते हैं कि सजा किसे मिलेगी, कंपनी को मिलेगी, कंपनी को नहीं उस कर्मचारी को मिलेगी, क्योंकि चोरी क्या की है, उसने की है। ऐसे ही यदि कंपनी की किसी नीति, किसी कार्य पद्धति, किसी उत्पाद से किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान होता है तो उसके लिए कर्मचारी जिम्मेदार नहीं माने जाते, वहाँ जिम्मेदारी किसकी मानी जाती है, कंपनी की मानी जाएगी। तो ये इसकी एक परिभाषा है कंपनी की। यही परिभाषा आपने को याद रखनी है। याद क्यों रखनी है, क्योंकि इसी में जो अपन ने आज अंडरलाइन करके पढ़ा है, इसी में से अपने को इन फ्यूचर क्या याद करनी है, इसकी विशेषताएं भी याद करनी पड़ेगी। यानी आज जो भी अपन ने याद अंडरलाइन करके टॉपिक पढ़े, जैसे विधानवाद में एक व्यक्ति है, या इसकी क्या होती है, सार्वभौमिकता होती है, या जैसे एडमिशन उत्तराधिकार प्राप्त होता है, या जिसका अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। तो इस तरह के अपने जो भी आज के टॉपिक पढ़े हैं, इन्हीं टॉपिकों में से अपने को क्या याद करनी है, इसकी विशेषताएं भी इन्हीं बिंदुओं में से अपने को याद करनी है। तो यार का अपना एक टॉपिक था, इस परिभाषाओं को याद करनी है, अपनी कॉपी में लिखनी है, और जो मैंने अंडरलाइन टॉपिक बताया है इस टॉपिक को एक बार अपने आप से रिवाइज करना है। यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। थैंक यू।